अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, दोबारा से सारी बातें करनी है। तो मॉडल पेपर के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है जिसमें उसने हमसे कहा हुआ है कि स्मॉल जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और कैपिटल जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इन दोनों को डिवाइड करें तो डायमेंशन क्या बनेगी। तो इसकी पहली टेक्निक ये है कि हमने स्मॉल जी का यूनिट लिखा जो कि क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो कैपिटल जी है उसका यूनिट हमने लिखा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। कोई एतराज? फिर हमने इसको ऐसे कर लिया कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखा, डिवाइड को कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई में अगली चीज को रिवर्स कर दीजिए, किलोग्राम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास न्यूमरेटर में किलोग्राम स्क्वायर, फिर हमारे पास सेकंड स्क्वायर, फिर न्यूटन और फिर मीटर। तो डायमेंशन लिख दूं इनकी। सो किलोग्राम, जहां कहीं भी मैस होगा उसका यूनिट किलोग्राम है तो क्या लिखूंगा, कैपिटल एम, और उसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, स्क्वायर। सेकंड, जहां कहीं सेकंड हो या टाइम हो वहां पे क्या लिखेंगे, टी, और उसके ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर। अच्छा, अब ये न्यूटन है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। फोर्स क्या है, एम ए, तो एम मैस होता है, एम लिख दिया। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 2। तो ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई, फोर्स की, लेकिन फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। तो न्यूटन की डायमेंशन भी एम एल टी माइनस 2 होगी। तो मैं न्यूटन की जगह पे डायमेंशन लिख रहा हूं एम एल टी माइनस 2, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है मीटर, तो मीटर के लिए क्या लिखेंगे, एल। सो एक एम से एक एम कैंसिल। अच्छा, टी की पावर +2 और -2 ये दोनों भी क्या हो गए, कैंसिल, और एल मल्टीप्लाई बाय एल, एल स्क्वायर। तो ऊपर हमारे पास सिर्फ बचा एम डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल, एल स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ गया एम, और इसको न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में ले जाओ तो एल की पावर कितनी हो जाएगी, -2। आप देखिए कि हम डायमेंशन जो है ना वो हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं, ये डायमेंशन हमेशा हम एम एल टी की फॉर्म में लिखते हैं। यानी सबसे पहले एम लिखेंगे, फिर एल, और फिर क्या लिखेंगे। अब एम एल तो है, यहां पे टी नहीं है, तो क्या अगर टी नहीं है तो मैं अपनी तरफ से टी लिख के पावर 0 लिख सकता हूं। क्लियर है? तो ये है हमारा आंसर। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। सो एम एल -2 टी नॉट, ऑप्शन 1। सो ऑप्शन 1 हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर आ गया। ये समझ में आ गई टेक्निक। इसमें जरा स्पीड लेकर आनी है आप लोगों को। ओके, अच्छा, नंबर 2 में कह रहा है इफ एन एप्पल इज थ्रोन विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन 15 डिग्री। तो अगर तुम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हुआ है तो सीधी सी बात है, अगर हम किसी चीज को इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहे हैं जो कि उस समय दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, और एंगल से फेंक रहे हैं, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर आप ध्यान में रखें तो कह रहा है देन इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अब आपको सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज का फॉर्मूला बताना है। अच्छा, मैं साथ में एमसीक्यू नंबर भी डाल दूं। नंबर कौन सा है, ये 2 नजर आ रहा है ना इसके अंदर, सही, ठीक है। अच्छा, तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। बात समझ आ रही है? सो दिस इज द फॉर्मूला। अब इनिशियल वेलोसिटी उस समय कितनी दी हुई है, 30, उसके ऊपर लगा दें स्क्वायर, जी कितना होता है 9.8, साइन 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल कितना दिया है 15, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना हो जाएगा 30। तो ये 30 का स्क्वायर वैसे कितना होता है 900 अपॉन जी 9 करके देख लीजिएगा अपने कैलकुलेटर से, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री कितना होता है 0.5, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 900 अपॉन 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.5 या 1/2। तो अगर मैं 1/2 कर रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा 450। तो ये हो जाएगा 450 अपॉन, बस मैं ये लगा हुआ हूं, तुम लोगों को चाहिए कैलकुलेटर से डायरेक्ट वैल्यू रखो और जवाब बताओ। सो कितना आंसर आ रहा है, हरी अप। तकरीबन ये 46 होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको 10 मान लूं ना, इसको 10 मान लूं तो 45 आ रहा है। 46 समझ में आ रही है ना, गैस कर रहा हूं। तो ये कितना आ रहा है 46, और यूनिट क्या होगा साथ में मीटर। तो ये ऑप्शन नंबर पता नहीं 1 बोलूं या 2 बोलूं, 46 मीटर इसमें लिखा हुआ है। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? अच्छा भाई, नंबर 3 में वो हमसे कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द प्रिंसिपल फोकस। अगर हम फोकस पे रखें, अब इसके लिए यार या तो आप एक काम करें कि चैप्टर नंबर 10 में मैंने मेरे ख्याल वीडियो नंबर 2 होगी जिसमें मैंने बताया कि इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रही है, कि किसी लेंस के सामने कहां पर ऑब्जेक्ट रखें तो कहां पर इमेज बनेगा। ये थोड़ा सा रटने वाला काम है, ये मेरी बात समझ रहे हो। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं और कन्वर्जिंग लेंस हो, तो वो कह रहा है कि इमेज कहां बनेगा। तो इमेज सीधी सी बात है हमेशा कहां बनता है, इन्फिनिटी पे। तो इसका जो जवाब है एट इन्फिनिटी।
नंबर 4 में वो कह रहा है कि अगर ए वेक्टर हमारे पास, ये वेक्टर है, ठीक है, ये है मेरे पास ए आई कैप, और वो कह रहा है जो बी वेक्टर है हमारे पास वो है जनाबे अली बी जे कैप। तो वो कह रहा है हमें आपने क्या बताना है, ए क्रॉस बी का आंसर बताना है कि ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा। अब देखो ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, अगर मैं इसको ऐसे कर लूं, वैसे तो ए क्रॉस बी निकालने का हम लोग जब वेक्टर में पढ़ते हैं तो वो सिर्फ ए आई कैप और बी जे नहीं होता। ए क्या दिया हुआ हमारे पास, ए आई कैप, ये क्या है क्रॉस बी, हमारे पास क्या दिया हुआ है बी जे कैप, क्या ख्याल है। तो अब ए और बी क्या है, ये तो सिर्फ नंबर है, तो ए और बी तो आ गया ए बी, बाकी क्या बच गया हमारे पास आई कैप क्रॉस जे कैप। अब आप ये याद कर लें आई क्रॉस जे क्या होता है। तो अगर आपको याद हो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि अगर ये है आई कैप, ये है जे कैप और ये है के कैप, और हमें कैसे चलना है एंटी क्लॉकवाइज, तो आई से जे की तरफ जाएं तो क्या बचता है के, तो आई क्रॉस जे यानी आई को जे से मल्टीप्लाई करो तो क्या जवाब आएगा। इसी तरीके से थोड़ा सा और बात कर लें, जे को के से मल्टीप्लाई करो तो आई आएगा, के को आई से मल्टीप्लाई करो तो इस तरह चलोगे पॉजिटिव, और अगर इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो मतलब अगर जे क्रॉस आई हो तो क्या बचा माइनस के। तो खैर अभी तो क्या चल रहा है आई क्रॉस जे, तो क्या आ जाएगा के, तो ए बी के साथ क्या आ गया के कैप। अब आप चेक कर लें आंसर कौन सा हमारे पास। अच्छा भाई नंबर 5 में कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल, तो इसका ताल्लुक किसके साथ है, रटने के साथ है, आपको रटा होना चाहिए। तो इंटेंसिटी लेवल का जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है डेसिबल, इंटेंसिटी लेवल, ओके। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड में पहला टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं इंटेंसिटी या फिर हम लाउडनेस कहते हैं। तो याद रखिएगा लाउडनेस, वो भी याद कर लो, यहां पे लाउडनेस का यूनिट क्या होता है सोन, तो यहां पे सोन भी लिखा हुआ है, सोन किसका यूनिट है लाउडनेस का। अच्छा मुझे इसके लिखने पे थोड़ा सा एतराज है जो मेरे पास है, डेसिबल में हमेशा डी छोटा होता है और बी क्या होता है बड़ा होता है, तो इसको हम बेसिकली लिखते हैं स्मॉल डी कैपिटल बी, ये होती है इसकी नोटेशन। अच्छा जी नंबर 6, तो नंबर 6 के अंदर वो कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग डाउन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन। तो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन में कोई बॉडी नीचे आ रही है, तो मुझे बताओ अगर फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है और पहले उसका एंगल देख लो कितना है 30 डिग्री लिखा है और उस पर एक बॉडी और वो नीचे आ रही है, तो इसकी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सीधी सीधी डेरिवेशन ए इक्वल टू जी साइन थीटा। तो मुझे बताओ जी कितना होता है 9.8 और साइन कितना है 30 डिग्री, तो 9.8 और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कितना आ गया 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हमारा ऑप्शन बना ऑप्शन ए 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हारे पास जो एमसीक्यू है उसमें कितने गलत जवाब आते हैं और जो उसको लेकर जाएगा एज ए फर्रा एग्जाम में मारा गया। अच्छा जी नंबर 7 में कह रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल डिपेंड अपॉन, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला देख लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला हमें बताएगा, ये नंबर 7 है, नंबर 7। हाँ भाई रेंज का फॉर्मूला क्या है वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। तो रेंज का ताल्लुक एक तो किसके साथ है इनिशियल वेलोसिटी, एक रेंज का ताल्लुक किसके साथ है जी के साथ है। अच्छा ये बात याद रखिएगा हमने प्रोजेक्टाइल में ये बात पढ़ रखी है कि प्रोजेक्टाइल जो है उस दौरान जी क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर मैं चांद पे जाके किसी ऑब्जेक्ट को फेंकूंगा तो जाहिर सी बात है चांद की सरफेस पे तो जी चेंज है ना, जमीन पर भी चेंज होता है, लेकिन जमीन पर जहां कहीं हम प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं हम 9.8 ही रखते हैं, ओके, इस वजह से हमने जी कांस्टेंट कहा था। और अगला फैक्टर तीसरा फैक्टर क्या नजर आ रहा है एंगल, तो रेंज किस पे डिपेंड करती है वेलोसिटी ग्रेविटी एंगल। तो इसने लिखा है एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन, बिल्कुल ठीक है, इसने लिखा है जी एट दैट प्लेस, जिस जगह पे प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं वहां पे जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है, यस। उसने लिखा है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, यस। और आखिरी ऑप्शन लिखा है ऑल ऑफ देम, तो क्या होगा ऑल ऑफ देम। क्लियर हो गए ऑल ऑफ देम क्यों है, ये वजह समझ में आ गई क्योंकि सब पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला बता रहा है मैं। नंबर 8 भाईजान, नंबर 8 में कह रहा है व्हाइल पासिंग थ्रू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से गुजरता है कौन, तो वो कह रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन से गुजरता है, तो बताओ स्पीड ऑफ दी एसएचएम, तो स्पीड क्या होती है एसएचएम की। तो मुझे जरा बताइए अगर हम सिर्फ सिंपल पेंडुलम की मिसाल ले लें, सिंपल पेंडुलम, तो ये हमने जिस जगह पे इसको हैंग किया हुआ है इसको हम कौन सी पोजीशन कहते हैं आमतौर पे मीन पोजीशन, और यही है हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन। जवानों बात समझ में आ रही है। अब तुमने इसको उठा के यहां से यहां साइड पर लेकर गए और जब तुमने छोड़ा तो ये वापस इधर आया, तो यहां आके रुक जाएगा क्या, नो आगे चला जाएगा।
तो जब आगे जाएगा तो आगे जाते हुए इसकी स्पीड कम होगी, तो यहां जाके क्या हो जाएगा, रुकेगा, फिर वापस आएगा तो यहां रुक जाएगा, नो, फिर आगे चला जाएगा। इसका मतलब है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी स्पीड खत्म हो जाती है, रुक जाता है, लेकिन मीन पोजीशन पे उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। यह बात समझ में आ रही है या ये बात नहीं समझ में आ रही? अच्छा, अब एक बात और जरा सुन लो कि हमारे पास हमने वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है √k/m। क्या पढ़ा है? और उसके साथ हमने पढ़ा है कि x नॉट स्क्वायर माइनस क्या, x स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो अगर आप मेरे चैप्टर नंबर 8 की डेरिवेशन में इसमें जाओगे तो वहां पर मैंने ये बात भी बताई है कि x डिस्टेंस है, तो मीन पोजीशन पे x की वैल्यू कितनी होती है, 0 होता है। या देखो ना, यहां से यहां x बढ़ रहा है ना, तो यहां आते हुए x क्या होगा, कम। तो x की जब वैल्यू 0 होती है तो ये 0 खत्म, और ये x स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो √k/m इंटू x नॉट, ये आंसर आ गया। और अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू √k/m √x नॉट स्क्वायर माइनस एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करूं, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू क्या होती है, x नॉट होती है, जिसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, x नॉट स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो पूरे रूट का जवाब कितना आया, 0। और 0 को k/m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये मैथमेटिकली भी है, तो मैथमेटिकली प्रूव हो रहा है कि मीन पोजीशन पे या इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, मैक्स। और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू देखो, x नॉट लिखी है ना मैंने, एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। एक्सेलरेशन का मामला इससे डिफरेंट है, प्लीज बी केयरफुल। सेम एमसीक्यू में बजाय लफ्ज स्पीड के अगर एक्सेलरेशन आ गया तो कहानी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, ये भी सुन लो यहां पर, ठीक है। और वो एक्सेलरेशन वाला मामला ऐसे है कि याद रखना, जैसे जैसे ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, यहां पर मैं अब ऐसे कर लेता हूं, यहां पर जो मेरे पास स्मॉल ए लिख दूं एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होती है यहां पर, मैक्सिमम। एक्सेलरेशन यहां पर क्या होती है, मैक्सिमम। वेलोसिटी यहां पे क्या होती है, 0। कहां पर, एक्सट्रीम पे। मीन पोजीशन में या इक्विलिब्रियम पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन कितनी होती है, 0। ठीक है, ये आप उस वीडियो में देख सकते हैं चैप्टर नंबर 8 SHM में, जहां मैंने सर्कल को डिस्कस किया हुआ है। सो बी केयरफुल। अगर इस एमसीक्यू में वो एग्जाम में बोले यार थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, बजाय स्पीड के क्या कर देता हूं, एक्सेलरेशन, तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्स होती है लेकिन एक्सेलरेशन कितनी होती है, 0। क्या मैं मुतमईन रहूं कि ये बात समझ में आ रही है, कोई इशू तो नहीं इसके अंदर? तो चूंकि इसने यहां पे स्पीड यानी वेलोसिटी के बारे में पूछा है तो मेरा आंसर क्या होगा, मैक्सिमम। क्लियर, गुड, अच्छी बात है यार। अच्छा, नंबर 9 में वो हमसे ये कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसका ताल्लुक फिर यार मैं ये कहूंगा कि इसका ताल्लुक है जरा रटने से। अब अगर रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से बात करो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो रिड्यूस सिलेबस के अंदर नहीं है, उसकी डेरिवेशन है ना, वो नहीं है हमारे पास, उस डेरिवेशन का ये क्वेश्चन है। तो बहरहाल चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5, अब दोनों उसके हिसाब से बता रहा हूं, पहले मैं इसका जवाब देता हूं। ये जो है ये है चैप्टर नंबर 5 का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कहां गया यार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कहलाता है टॉर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का चेंज क्या कहलाता है, टॉर्क। ये चैप्टर नंबर 5 में हम ऐसे पढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। तो तुम इसको ऐसे कह लो कि हम वहां पे पढ़ते हैं d/dt। ये d/dt का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, टॉर्क के बराबर। ये मेरी बात समझ में आ रही है? चैप्टर नंबर 3 में भी तो मोमेंटम है, लेकिन चैप्टर नंबर 3 में जो मोमेंटम है वो कौन सा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है। तो अगर पूछा जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, बताएं, लीनियर मोमेंटम को हम P लिखते हैं, तो अगर मैं इसको dp/dt करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या कहलाता है, फोर्स। और ये क्या कहलाता है हमारे पास, टॉर्क। प्लीज, हम एमसीक्यू तो कर रहे हैं लेकिन आगे पीछे मिलते जुलती जो चीजें हैं उनको भी खोपड़ी में जरूर रखें, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या कहलाएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या कहलाएगा, टॉर्क। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर की जगह लीनियर मोमेंटम आ गया तो ये चैप्टर 3, ये चैप्टर 5। सो आई बिलीव सो कि समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहीं से नंबर 10 के ऊपर चले जाते हैं, और नंबर 10 में कह रहा है द लॉज ऑफ मोशन इन प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो लॉज ऑफ मोशन है
जब कोई चीज, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये किसने बताया था? हमें न्यूटन ने। तो इसका जवाब होना चाहिए गिवन बाय, तो डायरेक्टली जवाब है क्या? न्यूटन। कुछ टीचर्स के बारे में गैलीलियो का भी कहते हैं, जाहिर सी बात है गैलीलियो ने, आपको पता है, पीसा टावर पे जाके ऑब्जेक्ट छोड़े थे, वो नीचे आए थे तो उसने स्मॉल जी 9.8 किसने बताया था? गैलीलियो ने। सो सम सेज के इसका जवाब गैलीलियो होना चाहिए, बट मैं ये कहता हूं कि अकॉर्डिंग टू हमारी किताब में गैलीलियो आपने कहीं नहीं पढ़ा हुआ, तो ये जो है ये हमारे पास न्यूटन का है। फिर वही बात है, क्या रिड्यूस सिलेबस में न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन इंक्लूडेड हैं? द आंसर इज नो। तो एमसीक्यू क्यों दिया हुआ है? आगे चलते हैं मेरा ओके, नंबर 11 पे वो कह रहा है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज 0 व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। ये नंबर 11 है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, अगर हम वर्क पढ़ते हैं, वर्क का फॉर्मूला क्या है? किसी को याद है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा हुआ है। तो जब हम डॉट हटाते हैं तो एफ एस क्या आ जाता है? कॉस थीटा। अब कॉस में याद रखिएगा, जब भी कॉस 0 होता है तो जवाब 1, यानी इसको हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू। और जब भी कॉस 90 होता है तो 0, इसे हम कौन सी वैल्यू बोलते हैं? मिनिमम वैल्यू। तो अब वो कह रहा है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज 0 व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। अच्छा, मैंने ये वर्क के लिए लिख दिया, उसने पावर के लिए पूछा है। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है? एक्चुअली पावर होता है, तो कोई मसला नहीं। पावर का फॉर्मूला क्या है? एफ डॉट वी। ओके, तो जब हम डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? एफ वी कॉस थीटा। कॉस थीटा की बात है। अब मुझे बताओ, 0 करना है तो कॉस 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा जवाब? 0। और 0 मल्टीप्लाई बाय वी मल्टीप्लाई बाय एफ, पूरा आंसर 0 कितने पे आ रहा है? 90 पे या 0 डिग्री पे? तो जब मैं कॉस के साथ एंगल कितना लिखूंगा तो मेरा पूरा जवाब कितना हो जाएगा? तो ये वर्क वाला भी आ गया, सॉरी मैं समझा कि शायद ये वर्क है, लेकिन जब रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, रेट ऑफ वर्क, काम कितने टाइम में किया जा रहा है, ये कहलाता है पावर। ओके, सो हमारा जवाब क्या है? मुझे बताओ जल्दी से। नो, कॉस 90, तो एंगल कितना है? 90 है। अल्लाह के बंदो, मैं तुम लोगों को एंगल बता रहा हूं, थीटा की वैल्यू। तो कॉस के साथ थीटा 0 लगाओ तो 1, कॉस के साथ थीटा 90 लगाओ तो 0। तो वो कह रहा है कि पूरा जवाब 0 हो जाए। कौन से एंगल पे 0 होगा? 0 पे या 90 पे? 90 पे। तो हमारा आंसर क्या होगा? 90। ठीक है, नंबर 12 के ऊपर हम जाते हैं, और इसका ताल्लुक भी थ्योरी के साथ है। और हम ये बात जानते हैं कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो हमारे पास है, मैंने ये वैसे वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ एक, लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, बड़ी सिंपल सी बात है। देखो, मुझे तो ग्लासेस लगे हुए हैं, लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, जिस तरह इमरान खान को आपने देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर को, जिसको ग्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है दूर के लिए। यानी हमारी दूर की जो नजर होती है, वो अच्छी तरीके से याद रखिएगा, उसका कमजोर होना बीमारी है, बीमारी। तो मेरी दूर की नजर वीक है, जिस तरह इस क्लास में लोगों को चश्मा लगा हुआ है दूर का, और वो ये पहनते हैं, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, करीब की नजर का ताल्लुक उम्र के साथ है, एज के साथ है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो इमरान खान जब कोई स्पीच कर रहा होता है तो आपने देखा वो एक चश्मा पहन लेता है, मतलब उसकी दूर की आईसाइट सही है, लेकिन करीब की आईसाइट क्या है? वीक है। क्यों? एज फैक्टर। आपने अपने माँ बाप को देखा होगा कि वो, उनको दूर का सब सही नजर आ रहा है, बैठ के आराम से टीवी पे देख रहे हैं, लेकिन पढ़ने के लिए कोई चीज हो तो उनसे पढ़ा नहीं जाता, वो कहते हैं मुझे चश्मा दो। या अगर वो पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो चीज को अपने से क्या कर रहे हैं? दूर करना शुरू कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो वो दूर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन उम्र के साथ साथ क्या होता जा रहा है? ये क्या हो रहा है? ये मेरे करीब आ रहा है, दूर जा रहा है, मुझसे दूर जा रहा है, तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। और इसको हम लोग, यानी करीब की नजर के कमजोर होने को, एक बीमारी कह रहा हूं, इसको हम कहते हैं प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया कहलाता है। ठीक है, तो ये जो प्रिस्बायोपिया है, ये बीमारी में नहीं आता। तो इस सवाल का जवाब कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन उम्र के साथ साथ क्या होगा? इंक्रीज विद एज या डिक्रीज विद इंक्रीज इन एज? क्या होगा? इंक्रीज विद इंक्रीज इन एज। उम्र के बढ़ने के साथ साथ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या करता है? बढ़ता है। मैंने कुछ मिसालें दी है, मेरे ख्याल उससे समझ में आ रहा होगा आपको। एक छोटा बच्चा बिल्कुल करीब देख सकता है, लेकिन जैसे जैसे एज ज्यादा होती है उसको दूर करना पड़ता है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप लोगों को, जिन लोगों को ग्लासेस लगे हुए हैं और उनकी एज 40 से कम है, वो अपने दूर वाले ग्लासेस के साथ करीब पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं अपने दूर वाले ग्लासेस के साथ करीब नहीं पढ़ सकता, मुझे उतारना पड़ता है। अब इसकी साइंस फिर बाद में समझाऊंगा उतारना क्यों पड़ता है। मुझे चश्मे के साथ अब करीब में नजर
नहीं आ रहा। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह आप लोगों में वो लोग जिनकी आईसाइट बिल्कुल ठीक है, उनको 40 के बाद ये वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन उनको चश्मा नहीं होगा, मेरी तरह चश्मा उतार के करीब पढ़ नहीं सकेंगे, लेकिन चश्मे वाले मेरी तरह फायदा उठा सकते हैं। नंबर 13 के अंदर वो हमसे कह रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को याद कर लेते हैं। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दैट, क्या होगी कंडीशन, कह रहा है जब पार्ट डिफरेंस क्या हो जाए। तो देखिए यंग डबल स्लिट की अगर थ्योरी हमें याद है तो पार्ट डिफरेंस को हमने क्या पढ़ा था, डी साइन थीटा, और कंस्ट्रक्टिव के लिए डी साइन थीटा हमने क्या कहा था, किसके बराबर है, एम लैम्डा, जबकि एम की वैल्यूज क्या थी, 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट। ये है फॉर्मूला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। मुझे सिर्फ ये बताओ ये क्या है, लैम्डा, वेवलेंथ। वेवलेंथ किससे मल्टीप्लाई हो रही है, एम से। एम की ये जो वैल्यूज है इनको क्या बोलते हैं, इसको सेट की जबान में इन वैल्यूज को बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, सारी नेगेटिव वैल्यू, सारी पॉजिटिव वैल्यू और 0, इन तमाम वैल्यूज को मिला के कौन सी वैल्यूज बोलते हैं, इंटीजर। अगर खाली 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ये क्या है, ऑड नंबर। अगर 2, 4, 6, 8 हो, ये क्या है, इवन नंबर। तो यहां पे 2, 4, 6, 8 आ रहे हैं या 0 और +-1 +-2 आ रहे हैं, ये क्या है, इंटीजर्स हैं या इवन ऑड है, इंटीजर्स हैं। तो मुझे बताओ क्या होना चाहिए, कह रहा है ऑड मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑड मल्टीपल नहीं ना, ऑड तो नहीं है, इवन मल्टीपल, ठीक है, ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल। अब कह रहा है एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। तो इंटेग्रल का मतलब है इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो हमारा आंसर हो गया एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। एग्रीड। अच्छा नंबर 14 यहीं पर देख लेते हैं। नंबर 14 में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ, अब ये याद होनी चाहिए, मैं ऐसे कहूंगा, फॉर्मूला है हमारे पास। तो लेंथ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की क्या है, F0 + FE, बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो F0 + FE लास्ट ऑप्शन है, ये है हमारे पास। क्लियर है। थोड़ा सा हो सकता है अब ये कंफ्यूज लोगों को करने के लिए, जो उसकी मैग्निफिकेशन है वो F0 डिवाइडेड बाय FE होती है। तो ये ना F0 डिवाइडेड बाय FE वाला ऑप्शन देके कोई बच्चा जज्बाती होके जल्दी से ये ऑप्शन लगा दे। पूछा क्या है, मैग्निफिकेशन या लेंथ, लेंथ। तो F0 + FE। तो शुड आई बी कॉन्फिडेंट कि आपकी समझ में आ रही है बातें। अच्छा उसके बाद है हमारे पास नंबर 15। नंबर 15 के अंदर साहब कह रहे हैं ए वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ। एक वेक्टर जिसको खुद अपने पैरेलल आप कहीं पे भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे अप्लाई कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ये सीधी सीधी डेफिनेशन लिखी है फ्री वेक्टर की। अच्छा अब यहां पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं पैरेलल वेक्टर से। ये देखिए ये दोनों वेक्टर ए और ए, ये दोनों पैरेलल भी हैं और एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं और इन दोनों की लेंथ भी क्या है, सेम। इसे क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर। लेकिन अगर मैं एक वेक्टर ऐसे बना दूं और एक वेक्टर ऐसे बना दूं, इसको मैं कहूं ए और इसे मैं कहूं बी, ये दोनों पैरेलल तो हैं लेकिन क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो बी ए का फ्री वेक्टर नहीं है। ये बात समझ आ रही है। तो उसने पैरेलल वेक्टर लिख के आपको कंफ्यूज करने की भरपूर कोशिश की है। क्या आप बोले वो उसी के पैरेलल है तो हो सकता है पैरेलल वेक्टर हो, क्योंकि खोपड़ी में सबसे पहले पैरेलल आ जाता है, लेकिन दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ फ्री वेक्टर। क्लियर है। अच्छा जी नंबर 16। सो एक्स वी आई नंबर 16 में वो कह रहा है व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर। ये भी मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है कि भाई किसी वेक्टर को, मतलब ऐसे समझ लो एक वेक्टर ए है, इससे पहले अगर मैं -2 लगा दूं तो ये 2 तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या होगा, मल्टीप्लाई। ये माइनस से क्या मतलब है, तो मैंने बताया था किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव, अगर किसी वेक्टर से पहले माइनस साइन लगा तो उसका मतलब डायरेक्शन क्या हो गई है, ऑपोजिट हो गई है। अगर इस तरह डायरेक्शन है तो वो कैसे हो गई है, इस तरह। बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए वेक्टर से पहले क्या लगा देते हैं। तो मुझे बताओ अब इसका जवाब क्या होगा। कह रहा अगर वो नेगेटिव कर दें तो डायरेक्शन सेम रहेगी, चेंज होगी या बिकम ऑपोजिट होगी, बिकम ऑपोजिट, चेंज नहीं, बिकम ऑपोजिट। ओके, तो डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। अच्छा मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमारे पास रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम मान लें इसकी, और अगर हमें याद है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, हमने एक वेक्टर इस तरीके से बनाया, ये वेक्टर क्या है ए, तो हम इसके दो कंपोनेंट ही बनाते, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक ये बनाते हैं और एक ये बनाते हैं। क्या ख्याल है, इसे एक एक्स एक्सिस वाले को ए एक्स और इसको क्या बोलते हैं। तो ये कितने कंपोनेंट बने। अब आपको कंफ्यूज कहां करेगा, आप एग्जाम में याद करेंगे यार टीचर ने बताया था कि ए वाई के पैरेलल ये क्या है, ए वाई, और ए एक्स के पैरेलल ये क्या है। तो 1 2 3 4, यहां तो 4 भी लिखे हुए हैं। गॉट माय पॉइंट।
मैं तुम लोगों की खोपड़ी से सोच रहा हूं जो तुम लोग एग्जाम में करते हो। सो जनाबे अली, कंपोनेंट के ये कौन से वेक्टर हैं? फ्री वेक्टर हैं। कंपोनेंट कितने हैं भाईजान? सिर्फ 2 हैं। तो मुझे कोई 4 ना समझाया बाद में। रेक्टेंगल में 4 साइडें होती हैं। तो सर जी आप गलती कर गए। नो जी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने होते हैं किसी वेक्टर के? 2। बस मेरा ख्याल है इस पे ईमान पुख्ता होगा। ओके, फिर हमसे कह रहा है कि नेक्स्ट इज एक्स वी एंड दिस इज कौन सा ही हमारे पास? ये हमारे पास 18 हो गया। हाँ, कह रहे हैं बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो मुझे एक बात बताओ यार, मैं इधर एक बनाता हूं डब्बा और मैं इसको ऐसे लगा रहा हूं और वी के ऊपर एरो लगा रहा हूं। वेलोसिटी में 2 चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना डायरेक्शन, दोनों चेंज। और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं? स्पीड। तो स्पीड भी चेंज और डायरेक्शन भी चेंज। तो वो कह रहा है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो स्पीड चेंज? नो। कह रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज, डायरेक्शन चेंज होगी? नो। एक्सेलरेशन चेंज, तो वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन कहते हैं ना, तो चेंज तो हो ही नहीं रही। तीसरा कह रहा है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन चेंज। अब मुझे बताओ, जहां से चलना शुरू हुआ यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा? अभी चलता जा रहा है, तो ओरिजिन से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता जा रहा है? बढ़ता यार। डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होगा ना, समझ में आ रही है? 1 कदम चला, 2 कदम चला, 10 कदम चला, 50 कदम चला, लेकिन हर सेकंड में 1 कदम चल रहा है और एक ही तरफ मुंह करके चल रहा है, तो भाईजान फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना। सो द आंसर इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन चेंजेस। शुड आई बी कॉन्फिडेंट कि समझ में आ रही है? और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, दे कैन कमेंट मी टू आस्क इफ दे हैव एनी क्यूरीज। नंबर 19 जो हमारे पास MCQ है, x1x, इसके अंदर वो हमसे कह रहा है ड्यूरिंग ए लॉन्ग जंप एथलीट रन्स बिफोर टेकिंग द जंप। एथलीट क्या करता है, आपने देखा होगा, पहले भागता हुआ आता है फिर वो जंप लगाता है। तो बाय डूइंग सो, अगर वो इस तरीके से कर रहा है तो क्या चीज़ है? देखिए मुझे एक बात बताइएगा, एक तो वो जो बंदा भाग रहा है, एथलीट है, उसका है मेरे पास मैस, और दूसरा अगर वो भाग रहा है तो अपनी स्पीड को वो बढ़ा रहा होगा, तो ये है उसकी वेलोसिटी। तो मैस को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है हमारे पास मोमेंटम। तो इसका मतलब ये है कि वो अपना मोमेंटम क्या कर रहा होता है? इंक्रीज कर रहा होता है। इसमें ऑप्शन में इनर्शिया का लफ्ज है। इनर्शिया का लफ्ज, इनर्शिया इज रिलेटेड विद द मैस। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो एथलीट है जब वो भाग रहा है तो उसका जो मैस है वो तो वही रहेगा ना, वो कम ज़्यादा तो नहीं होगा। तो इनर्शिया का ऑप्शन सुटेबल ऑप्शन नहीं है, बल्कि जो सुटेबल ऑप्शन है वो है हमारे पास मोमेंटम। तो वो जितनी स्पीड बढ़ा रहा होगा भागने से, जंप लगाने से पहले, उतना ही उसका मोमेंटम इंक्रीज करेगा। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन है वो है हमारे पास इंक्रीज इन मोमेंटम। मेरा ख्याल है ये बात समझ में आ रही होगी। नंबर 20 के अंदर, MCQ के अंदर, वो हमसे कह रहा है कि इफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, अगर फ्रिक्शनल फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर दें, देन एक्सेलरेशन ऑफ द 2 फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मैसेज, एक भारी मैस हो और एक हल्का मैस हो, और फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दें, मतलब फ्रिक्शन अगर किसी चीज़ को हम फ्री फॉल कराते हैं तो फ्रिक्शन किसकी होती है? एयर की। तो समझो एयर मौजूद नहीं है, तो अगर एयर मौजूद नहीं है, एक जिसका मैस ज़्यादा है और एक जिसका मैस कम है, उन दोनों को हम फेंकें तो वो दोनों एक साथ ट्रेवल करते हुए नीचे ज़मीन की तरफ आते हैं। ये एयर की मौजूदगी में अजीब सी लगती है। अगर मैं इस पेज को फेंकूँ, इस मार्कर को फेंकूँ, तो ये पेज हो सकता है कि इस तरीके से जिगजैग मूव करता हुआ आ रहा हो, जबकि ये मार्कर बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आ रहा होगा, तो ये मार्कर पहले पहुंच जाएगा। लेकिन अगर एयर मौजूद ना हो, तो गैलीलियो साहब ने यह फरमाया था कि अंडर द एब्सेंस ऑफ द एयर फ्रिक्शन, अगर एयर फ्रिक्शन मौजूद ना हो, एक लाइटर ऑब्जेक्ट जिस तरीके से कबूतर के पर हो गए और एक हैवी ऑब्जेक्ट यानी एक बहुत बड़ी मेटल की बॉल, दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। मतलब दोनों में जो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल है, जो कि 9.8 जमीन की सरफेस पर होती है, वो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल रिमेन्स द सेम। सो द एक्सेलरेशन, द सेम एक्सेलरेशन, यस, डिफरेंट एक्सेलरेशन, नो, स्मॉलर मास हैज स्मॉलर एक्सेलरेशन, जी नहीं, और हैवियर बॉडी हैज ग्रेटर एक्सेलरेशन, नो। तो दोनों मैसेज क्या होंगे? एक साथ जमीन पे आएंगे, तो इसका जवाब है द सेम। ठीक है, द सेम एक्सेलरेशन। अच्छा, नंबर 21 पे वो हमसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जी वो एंगल बताइए, हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए जब हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट किसी प्रोजेक्टाइल की सेम हो जाए।
तो प्रोजेक्टाइल में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है हमारे पास, तो जनाब हॉरिजॉन्टल रेंज को मैंने इक्वल कर दिया मैक्सिमम हाइट। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, और हाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g, और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। जी से जी कैंसिल कर दें, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा साइन 2 थीटा। हम जानते हैं साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू होती है 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू, और यहां पर हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, राइट। तो एक साइन से एक साइन थीटा कैंसिल कर देते हैं, यहां बचा 2 कॉस थीटा, और यहां है हमारे पास साइन थीटा अपॉन 2। इस 2 को इक्वेशन के इस तरफ लेके चले जाइए, तो ये 2 2 से कितना हो जाएगा 4, डिवाइड है ना, मल्टीप्लाई होगा, और कॉस थीटा मल्टीप्लाई वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जनाब अली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के। तो हमारे पास आ गया जनाब टेंजेंट थीटा किसके बराबर आया 4। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये थीटा है, तो अगर मुझे थीटा चाहिए तो टेंजेंट को वहां भेज दूंगा, टेंजेंट इनवर्स 4। दिस इज माय ऑप्शन। सो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है tan इनवर्स 4 यहां लिखा हुआ है, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई बिलीव सो कि ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी आपके। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास 22। तो 22 के अंदर यहां मैं कर लेता हूं, वो कह रहा है द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चैप्टर 4 में अगर आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा हो तो वो है v स्क्वायर अपॉन आर। दूसरा हम क्या करते हैं कि v की जगह पे हम r ओमेगा पुट करते हैं, ऊपर स्क्वायर है डिवाइडेड बाय r है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है, ये स्क्वायर r पे लगाएं, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, तो r से एक r कैंसिल, तो r ओमेगा स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला ये है। फिर हम ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं, तो r और ओमेगा की वैल्यू जब हम पुट करते हैं और उस पर स्क्वायर करते हैं, यानी ओमेगा हमारे पास किसके बराबर है 2 पाई अपॉन t के बराबर है। ये वहां देख लीजिएगा, ये सब मैंने किया हुआ है चैप्टर नंबर 4 में। सो जब आप इसको करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये है, एक ये है, एक ये है। तो आप देख लीजिए दी एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आर ओमेगा स्क्वायर इसमें लिखा हुआ नजर आ रहा है, बाकी आर स्क्वायर ओमेगा वो भी नहीं है, और दूसरा उसने आर अपॉन वी स्क्वायर लिखा है, नहीं ये वी स्क्वायर अपॉन आर है, ओके, और वी अपॉन आर। तो ये है वो सुइटेबल आंसर जो कि हमें इसमें लिखा हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास 23 के अंदर वो हमसे कह रहा है इट इज बेटर टू यूज लॉन्ग स्पैनर। वो जो जिसे हम उर्दू में पाना कहते हैं, ये जो स्पैनर है, बड़ा स्पैनर ज्यादा फायदेमंद है हमारे पास देन ए शॉर्ट वन। एक छोटे स्पैनर के मुकाबले में एक बड़ा स्पैनर ज्यादा फायदेमंद है जब हम किसी नट को टाइट कर रहे हो। तो मुझे बताइए, अगर फर्ज करें मैं एक इस तरीके से एक नट बना देता हूं और मैं इस नट को क्या करना चाह रहा हूं कि इसको टाइट करना चाह रहा हूं, घुमाना चाह रहा हूं, तो जब हम फोर्स लगाए किसी चीज को घुमाते हैं तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, टॉर्क का, यानी आर और एफ। तो आर का मतलब होता है कि अगर कोई स्पैनर है तो उस स्पैनर की मेरी बात समझ रहे हो, उस स्पैनर की लेंथ कितनी है, लेंथ ये हमारे पास होता है आर, और हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं वो हमारे पास होता है एफ। तो मुझे बताओ, मुझे नेट टाइट करने के लिए नेट को घुमाना ज्यादा है या उस पर फोर्स ज्यादा लगानी है? भाई फोर्स जितनी भी हो, अगर मैं जितनी ज्यादा फोर्स लगाऊं या जितनी कम फोर्स लगाऊं, अगर ये ना घुमा तो मेरा मकसद तो खत्म हो जाएगा। तो मेरा प्राइमरी मकसद ये है किसी भी तरीके से नट घूम जाए तो तभी वो टाइट होगा, या नट घूम जाए तो वो लूज हो जाएगा। तो अगर मुझे नेट को लूज करना हो या टाइट करना हो तो मुझे उसको घुमाना है। तो प्राइमरी मकसद क्या है, टॉर्क प्रोड्यूस करना। तो अगर एक लॉन्ग स्पैनर होगा, एक बड़ा स्पैनर होगा, आर की वैल्यू ज्यादा होगी, तो आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो एफ की वैल्यू बेशक कम हो, हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ज्यादा आएगा, उसको घुमाने के लिए जो टॉर्क चाहिए वो ज्यादा होगा। सो अगर एफ कम है तो आर को बढ़ाओ, और अगर आर भी आपने फर्ज करें आर हमने इतना छोटा ले लिया तो अब मुझे फोर्स बहुत लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आर छोटा है तो मुझे एफ बढ़ाना पड़ेगा सेम टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए। तो लॉन्ग स्पैनर का फायदा क्या होता है, हमें कम फोर्स लगानी पड़ती है, मतलब आसानी के साथ किसी नट को हम घुमा सकते हैं। सो वो कह रहा है लेस फोर्स नीडेड टू बी एक्सर्टेड बाय द यूजर। लेस फोर्स लगाएगा, यस, पहला ऑप्शन इज दी मोस्ट अप्रोप्रिएट सुटेबल आंसर है। बाकी वो कह रहा है लेस फ्रिक्शन, बिल्कुल नहीं। लेस टर्निंग इफेक्ट, बट टर्निंग इफेक्ट तो चाहिए, वो लेस क्यों चाहिए, टर्निंग इफेक्ट तो ज्यादा चाहिए ना मैं, ओके। सो द ऑप्शन इज लेस फोर्स नीडेड टू बी एक्सर्टेड बाय द यूजर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास 24 है। इस 24 के अंदर वो हमसे कह रहा है कि a hole is drilled through the
earth along the diameter and stone is drop into it when the stone is at the center of the earth, तो क्या होगा? ये फर्ज कर ले बड़ी सी जमीन बना दी, ओके, और हमने ये है डायामीटर, तो ये है जमीन का सेंटर। फर्ज करें कि ऐसे हमने एक होल बनाया और पूरी ऐसे होल बना दिया ऊपर से नीचे तक। यहां से मैं एक स्टोन को इसमें ड्रॉप करता हूं, जैसे वो सेंटर में आएगा स्टोन यहां पे पहुंचेगा तो क्या होगा? तो हमने ये बात पढ़ी हुई है कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ, जमीन के सेंटर पे जो ग्रेविटी है हमारे पास इज वो कितनी है? 0 होती है हमारे पास। ये डेरिवेशन है चैप्टर नंबर 6 ही रिड्यूस सिलेबस में निकाल दिया है उसने, डेप्थ वाली, बल्कि डेप्थ या हाइट उसमें से कोई एक निकाली हुई और एक इंक्लूडेड है। सो बहरहाल ये डेरिवेशन है डेप्थ की, तो वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ में हमने ये प्रूफ किया हुआ है, आप जाके मेरी वीडियो में देखिएगा, मैंने ये प्रूफ करके बताया हुआ है। सो जमीन के सेंटर में ग्रेविटी कितनी होती है? 0 होती है। तो वेट जो है, वेट वजन वो क्या होता है? mg, ग्रेविटी 0 तो मल्टीप्लाई बाय m, तो वेट भी कितना हो जाएगा? 0। तो वेट होता है? नहीं होता, ये गलत ऑप्शन है। एक्सेलरेशन यानी जी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो 0 हो चुकी है। सेंट्रीपिटल फोर्स, जहां वेट इज ए फोर्स, जब वेट नहीं है तो कोई और फोर्स भी वहां पे कैसे हो सकती है? तो मैस, क्या बॉडी का मैस है? यस, बॉडी का मैस मौजूद है। याद रखिएगा, अगर मैं एक जुमला इस्तेमाल करता हूं कि आई हैव ए बॉडी, मेरे पास एक, जैसे मैं कहता हूं मेरे पास एक मार्कर है, तो जैसे मार्कर का लफ्ज बोला तो लाजमी तौर पर अंडरस्टूड बात है इसका मैस भी होगा और इसने कोई वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई किया होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मैटर। तो इसको हम कैसे, मैस को कौन सी कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं? इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक। इंट्रिंसिक का मतलब है जैसी बॉडी का नाम लिया तो उसके साथ ये कैरेक्टरिस्टिक तो होगी। सो मैस ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज एन इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक विच मीन्स इट ऑलवेज प्रेजेंट। So there is no body which has a zero mass. So अगर कोई बॉडी अर्थ पे है उसको मैं मून पे ले जाऊं तो उसका मैस सेम रहता है, हाँ ग्रेविटी चेंज होती है। सो आई बिलीव सो ये बात समझ में आ रही होगी कि इसका जो ऑप्शन है वो है मैस। अगर किसी बॉडी को अर्थ के सेंटर पे ले जाएं उसका मैस तो मौजूद रहेगा, उसकी ग्रेविटी 0 हो जाएगी जिसकी वजह से वेट 0 हो जाएगा, एंड वेट का मतलब फोर्स है, कोई किसी किस्म की फोर्स वहां मौजूद नहीं होगी। आई बिलीव सो ये समझ में आ रहा है आपके। अच्छा जनाब, अब हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास 25 है और 25 के अंदर वो हमसे कह रहा है एक्स वी, ठीक है। नंबर 25 के अंदर कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर्थ श्रिंक। सबसे पहले तो ये है कि ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है? ग्रेविटी का फॉर्मूला हमारे पास है कैपिटल जी me upon re square. This is the most important formula of the chapter number 6 by which we can do the numerical which comes in exam. So all the numerical which comes in exam is related to this formula only. So this is one of the most important formula related to chapter number 6 and I believe so कि आप सबको ये formula याद होगा। तो ये formula कहता है कि mass बढ़ाओगे gravity ज़्यादा होगी, radius और gravity का ताल्लुक inverse है, radius ज़्यादा करोगे gravity कम होगी, radius कम करोगे gravity ज़्यादा होगी। तो ये inverse होते हैं और आमने सामने directly proportional होते हैं। तो मुझे बताओ, कह रहा है कि अगर ज़मीन का जो हम radius है वो shrink करें by 1%, इसका मतलब है कि जो भी हो रहा है रेडियस के साथ वो कम ही हो रहा है ना। तो अगर रेडियस कम हो रहा है तो ग्रेविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मुझे बताइए इसका जवाब क्या होना चाहिए? जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होगी? डिक्रीज? नो। रिमेन्स द सेम? नो। इंक्रीज? यस, इट विल इंक्रीज, क्योंकि इसको डिक्रीज करो तो ये इंक्रीज करेगा। सो द ऑप्शन इज इंक्रीज, राइट। नंबर 26 के अंदर हमसे वो कह रहा है When a person goes down to the bottom of the deep mine, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो MCQ आपसे डिस्कस किया था उसमें भी ये बात की थी कि जैसे जैसे हम जमीन की डेप्थ में जाते हैं तो ग्रेविटी क्या होती है? कम होती है। तो वेट का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है mg। आमतौर पे जमीन की सरफेस पे तो ग्रेविटी कांस्टेंट होती है 9.8, है ना। तो लेकिन यहां पर अब ग्रेविटी है फर्ज करो 9.8, तो उसको हमने m से मल्टीप्लाई किया, वेट आ गया। और अगर मैं यहां पर किसी जगह पे आ जाता हूं, यहां ग्रेविटी हो फर्ज करो मेरे पास 5, तो अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूं, अगर मैथ मैंने लिया हुआ है 100, है ना, और अगर मैं 9.8 को 100 से मल्टीप्लाई करता, यानी जब ऊपर हमारे पास सरफेस पर 9.8 ग्रेविटी थी, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो बड़ा जवाब आएगा। नीचे जाऊंगा, बॉटम में जाऊंगा तो ग्रेविटी कम होगी। जब ग्रेविटी कम होगी, जैसे मैंने 5 सपोज कर लिया, तो मेरा आंसर भी क्या हो गया? कम हो गया। सो जब हम डेप्थ में जाते हैं तो ग्रेविटी कम होती है, ग्रेविटी कम होती है तो वेट भी डिक्रीज करता है। सो द ऑप्शन इज डिक्रीज। सही है, इसका ऑप्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो मैं यहां लिख देता हूं डिक्रीज। ये नंबर 26 का था। नंबर 27, ओके, नंबर जो 27 है मैं लिख देता हूं XXVII। नंबर 27 के अंदर वो हमसे कह रहा है
कि इफ द मास ऑफ द अर्थ बिकम 4 टाइम्स लार्जर हैविंग सेम रेडियस, तो मुझे बताएं, वो कह रहा है कि जो वैल्यू ऑफ जी है, जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और रेडियस ये तो कांस्टेंट है, किसको हम 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, मास को। तो मुझे बताएं, अगर मैं जी और मास को 4 टाइम इंक्रीज कर देता हूं, राइट, और ये मैं लिखता हूं आर ई स्क्वायर, तो ये 4 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट हमारे पास ग्रेविटी है, अच्छा मैंने इसको जरा जल्दी कर दिया है, यानी ये जी का फॉर्मूला है और मैं इसको मिटा लेता हूं, ठीक है। जब हम इसको नेक्स्ट ग्रेविटी लिख रहे हैं तो मैं लिखूंगा जी 4me अपॉन आर ई स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो ये सारी चीज किसके बराबर है, ग्रेविटी के। सो द न्यू ग्रेविटी इज 4g। तो मुझे बताइए कि ग्रेविटी कितने टाइम, जो प्रीवियस ग्रेविटी है वो कितने टाइम इंक्रीज हो रही है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो इसका जो ऑप्शन है वो है बिकम्स 4 टाइम लार्जर, 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। मेरा ख्याल समझ में आ गया होगा ये बात। व्हेन ए कार एक्सेलरेट अप ए हिल स्लोप, इट इज सेड टू बी, अब ये ऐसी बात है कि हमने ये एक स्लोप बनाया, इस स्लोप के ऊपर हमने ये एक कार बनाई और ये कार ऊपर की जानिब जा रही है, इसी चीज को कहते हैं कि एक्सेलरेट अप अ हिल स्लोप। एक हिल के ऊपर एक स्लोप है, उस पर ऊपर जा रहा है, लेकिन क्या ये वेलोसिटी से जा रहा है या एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो उसने कहा एक्सेलरेशन से जा रहा है, वेलोसिटी से नहीं जा रहा। इसका मतलब जैसे जैसे ये ऊपर जाता जा रहा है अपनी स्पीड को बढ़ाता जा रहा है। मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी, ज्यादा हो रही होगी। तो इसका मतलब है अगर वो एक हिल पे ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे स्पीड बढ़ रही है और वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही है। दूसरी बात, पहले ये यहां तक था, जब ये बॉडी यहां पर आ जाएगी तो आप देख रहे हैं इसकी हाइट भी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन ये होना चाहिए कि काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जीज इंक्रीज करेंगी। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, कह रहा है लॉस ऑफ बोथ, नहीं जी, गेन ऑफ बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, यस ये ऑप्शन सही है, गेन ऑफ बोथ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद देखिए गेन ऑफ पोटेंशियल लॉस ऑफ काइनेटिक, नो, गेन ऑफ काइनेटिक लॉस ऑफ पोटेंशियल, नो। दोनों एनर्जीज क्या हो रही है, गेन हो रही हैं। मेरा ख्याल ऑप्शन समझ में आ गया होगा आपके। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास 29 में कह रहा है पावर इज, तो आपको याद है हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था एफ डॉट वी, जिसको हमने लिखा था एफ वी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि दोनों मल्टीप्लाई होकर जो जवाब आ रहे हैं वो स्केलर आ रहे हैं। सो द क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। बाकी मेरा ख्याल है जवाब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिखा है सम टाइम स्केलर सम टाइम वेक्टर, ये कंफ्यूज करने वाली बात है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इट इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। ओके, वर्क एनर्जी इक्वेशन नंबर 30। तो अगर आपने वर्क एनर्जी इक्वेशन पढ़ी, इसका ताल्लुक थ्योरी के साथ है। तो वर्क एनर्जी इक्वेशन ये है कि जब हम किसी बॉडी को, जिस तरह मैंने पढ़ाया था कि जब ड्रॉप करते हैं तो जैसे जैसे नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और अगर एयर मौजूद होगी तो जो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही होगी, साथ में फ्रिक्शनल एनर्जी में भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी खर्च हो रही होगी। ये वर्क एनर्जी इक्वेशन में। तो वर्क एनर्जी इक्वेशन सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक शक्ल है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही हमने उसकी शक्ल बदल के अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि अगर किसी बॉडी को ड्रॉप करें तो क्या होगा, वर्क एनर्जी इक्वेशन बना दिया। तो इसका जवाब हमारे पास होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यस। बाकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, नो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मेरा ख्याल है ये समझ में आ गया आपके ना। अच्छा जी, कह रहा है सिंपल नंबर हमारे पास है 31। नंबर 31 में कह रहा है सिंपल पेंडुलम हैज मेटल बॉब विच इज नेगेटिवली चार्ज इफ इट इज अलाउड टू ऑसिलेट अबव ए पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। फर्ज करो कि ये मेरे पास एक प्लेट है, मेटालिक प्लेट है, उस मेटालिक प्लेट पर मेरे पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और मैंने एक सपोर्ट के साथ एक सिंपल पेंडुलम को हैंग किया हुआ है, और ये जो सिंपल पेंडुलम है मेरा, ये मेरा मेटल का भी बना हुआ है, और इसके ऊपर मेरे पास कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर मेरे पास है नेगेटिव चार्ज। ऐसे नेगेटिव चार्ज मैंने बना दिया, राइट। तो मैं अगर इसको यहां लेके जाऊंगा जिस पे मैंने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ, और जब मैं इसको छोड़ूंगा और ये नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, ये कह रहा है कि
देन पूछ क्या रहा है, इफ इट इज अलाउड टू ऑसिलेट अबव द पॉजिटिवली चार्ज में देन इट्स पीरियड, टाइम पीरियड की बात पूछ रहा है कि इसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए जब ये नीचे आएगा तो ये स्पीड से नीचे आएगा, और उसके बाद जब ये आगे जाने की कोशिश करेगा तो ये पॉजिटिव प्लेट इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करके रखेगी। तो पॉजिटिव प्लेट इसके टाइम पीरियड को डिक्रीज कर देगी। सो इंक्रीज, डिक्रीज, नो, डिक्रीज, यस, दिस इज द ऑप्शन। रिमेन्स द सेम, नो, बिकम जीरो। इवेंचुअली एक टाइम ये आएगा इट विल बिकम जीरो, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो टाइम पीरियड विल डिक्रीज एंड देन बिकम जीरो, मेरे हिसाब से ये है। सो आई थिंक डिक्रीज ये ऑप्शन वो पूछना चाह रहा है। ओके, नंबर 22 के अंदर, नंबर 22 के अंदर, बल्कि 32 के अंदर, सॉरी 22 बोल दिया, 32 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द साउंड इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन एयर टेम्परेचर। जब हम एयर का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है? याद रखिएगा, जब भी एयर का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो साउंड की जो प्रॉपर्टी चेंज होती है वो है उसकी वेवलेंथ, राइट। सो द ऑप्शन इज वेवलेंथ। देखिए ये बात याद रखिएगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है उसमें हमने बात पढ़ी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी, साउंड की एक फ्रीक्वेंसी होती है वही रहती है, उसमें रिलेटिव चेंज होता है जिसको डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, वो भी सोर्स और लिसनर की मोशन की वजह से होता है। तो याद रखिए फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एम्पलीट्यूड बेसिकली उसकी इंटेंसिटी बताता है। तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी एक ही चीज़ है, और इंटेंसिटी की डेफिनेशन ये है कि कितनी पावर पर यूनिट एरिया जा रही है। जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो पावर पर यूनिट एरिया जा रही है वो एक्जैक्टली द सेम है। टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी वेलोसिटी पे फर्क पड़ा है, और अगर वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा तो डॉपलर इफेक्ट हमें ये कहता है कि वेवलेंथ चेंज होती है हमारे पास। ओके, सो इसीलिए मैंने वेवलेंथ का ऑप्शन सिलेक्ट किया है। मेरा ख्याल है ये आई बिलीव सो कि समझ में आ गया होगा। अच्छा जनाब, नेक्स्ट हमारे पास है ये 33 है। 33 में कह रहा है पेंडुलम क्लॉक इज रनिंग स्लो। तो मुझे एक बार बताइए, अगर मैं इस तरीके से एक क्लॉक बनाता हूं, ये उसकी सुइयां हैं और ये मैंने एक सपोर्ट बना दी, यहां पर एक पेंडुलम लगा हुआ है और वो पेंडुलम क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है और ये घड़ी टाइम बता रही है। कह रहे पेंडुलम क्लॉक जो है वो स्लो चल रही है, तो हमें उसे क्या करना है, फास्ट करना है, तेज करना है, यानी उसके टाइम पीरियड को बढ़ाना है हमने। यही मतलब हुआ ना, स्लो चली तो तेज करना है, मतलब जो पेंडुलम चल रहा है उस पेंडुलम के टाइम पीरियड को हमने क्या करना है, इंक्रीज करना है। सो इट कैन बी करेक्टेड बाय मेकिंग दिस पेंडुलम। अब इस पेंडुलम को कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं, तो मुझे बताइए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। तो अगर मैं टाइम पीरियड को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे लेंथ को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करूंगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। और अगर टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो जरा बात समझें आप इसको, ये कुछ इस किस्म की बात है कि ये सिंपल पेंडुलम है, इसको मैं यहां पर लेकर गया हूं। अगर मैं यहां से इसको रिलीज करूंगा और ये यहां पर आएगा और फिर ये आगे चला जाएगा इस तरफ, ठीक है, ऐसे करके, और फिर वापस आएगा, तो टाइम पीरियड ज्यादा होने का मतलब है कि ये देर से अपनी एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करेगा, अपने एक चक्कर को देर से कंप्लीट, टाइम पीरियड बढ़ गया ना तो देर से कंप्लीट करेगा। मुझे देर से थोड़ी चाहिए, मुझे तो जल्दी चाहिए, तो मुझे इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैं सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डिक्रीज करूंगा, समझ, ये देखो ना, अगर मैंने लेंथ को डिक्रीज करी तो अब मुझे बताओ क्या होगा, ये जल्दी जल्दी अपना टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं करेगा। तो मैं टाइम पीरियड को बढ़ाने से मेरा मतलब ये था कि मुझे सिंपल पेंडुलम को तेज तेज मूव करवाना है। ओके, अगर मैंने सिंपल पेंडुलम की लेंथ को बढ़ा दिया तो वो तो ऑलरेडी पहले ही स्लो था, वो और स्लो हो जाएगा। तो मुझे इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सो दी आंसर इज के शॉर्टर, ठीक है, लॉन्गर भी नहीं है, शॉर्टर भी नहीं है, और शॉर्टर हमारे पास आंसर है। हैवियर और लाइटर ये दोनों ऑप्शन नहीं है, इसलिए कि सिंपल पेंडुलम में हम ये बात जानते हैं कि टाइम पीरियड लेंथ पे, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ये जो बॉब हमने हैंग किया हुआ है इसके मास पे डिपेंड नहीं करता, लिहाजा हैवियर और लाइटर ऑप्शन तो वैसे ही आप निकाल दें। तो क्या करना पड़ेगा हमें, उसके टाइम पीरियड को तेज करने के लिए लेंथ को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो शॉर्टर इज द आंसर। अच्छा जनाब, ये नंबर हमारे पास 34 है। इस 34 में वो कह रहा है when the net torque acting on the system is zero, net torque अगर हमारे पास जीरो हो जाए, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 5 मैंने डेरिवेशन की है। तो डायरेक्ट थ्योरी का है कि अगर नेट टॉर्क हमारे पास जीरो हो जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कांस्टेंट। क्या चीज कांस्टेंट होती है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम जिसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं उसके
चेंज को हम क्या कहते हैं, टॉर्क। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क होता है। अगर एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो जाए, एंगुलर मोमेंटम का जो चेंज है वो अगर 0 के बराबर हो जाए तो इसका मतलब है टॉर्क 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ ना। तो ये थ्योरी में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, वहां डेरिवेशन में आप प्लीज इसको देख लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर नेट टॉर्क 0 हो जाए तो इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया, यानी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। ठीक है, सो इसका ऑप्शन है हमारे पास, क्या चीज कांस्टेंट होगी, एंगुलर मोमेंटम। ओके, नंबर 35 के अंदर वो हमसे कह रहा है कि डबल स्लिट अरेंजमेंट है हमारे पास, इज सजेस्टेड बाय यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया था। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करना था, तो अगर आप इसकी भी थ्योरी देखेंगे, थ्योरी का क्वेश्चन है, इसने फेस कोहेरेंस करना था। मैंने आपको वहां पे समझाया था कि अगर हम इंटरफेरेंस कराते हैं तो 2 कंडीशन फुलफिल कर रहे होते हैं। नंबर 1 कि जो 2 सोर्स से या 2 स्लिट से जो लाइट आ रही हैं वो दोनों कोहेरेंट हो, और नंबर 2 लाइट हमने कहा था मोनोक्रोमेटिक हो। बट यंग ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने सनलाइट यूज की थी, एंड सनलाइट इज नॉट मोनोक्रोमेटिक, प्लीज बी केयरफुल, ये मैं वहां पे बताया हुआ है। सो वी कैन ऑब्टेन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बाय द सनलाइट, बाय द पोलोक्रोमेटिक लाइट, बट द कंडीशन इज के सोर्सेज या द स्लिट से जो लाइट्स आ रही हैं दे मस्ट बी कोहेरेंट। तो इसका जो ऑप्शन है वो है फेस कोहेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, मोनोक्रोमेटिक कुछ भी नहीं है, फेस कोहेरेंस, दिस इज द ऑप्शन। ओके, अच्छा, नंबर 36 के अंदर वो कह रहा है डिफ्रैक्शन जो हम ऑब्जर्व करते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के जरिए, उसे हम क्या कह सकते हैं। तो अगर आप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का टॉपिक देखेंगे तो हमने बहुत सारी स्लिट्स उसके अंदर बनाई हुई थी। याद है कि ये लाइट हमारे पास इस तरीके से आ रही है, किसमें, इन स्लिट्स के अंदर। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का मतलब बहुत सारी स्लिट्स थी, इससे फिर लाइट ने क्या किया था, इस तरीके से बेंड किया था, और फिर हमने आगे एक लेंस रखा हुआ था। तो ये जो स्लिट्स हैं कितनी है, 1 2 3, बहुत सारी स्लिट्स हमारे पास हो जाएंगी। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हम बहुत सारी लाइंस लगाते हैं, ग्रेटिंग में लाइंस लगा रहे होते हैं, उन 2 लाइंस के दरमियान जो गैप होता है किसके तौर पर एक्ट करता है, स्लिट्स। तो वहां पे तो बेतहाशा स्लिट्स हैं। तो हमारे पास बताइए इसको हम कैसे कहेंगे, इसको हमें कहना चाहिए कि ये मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन है, बहुत सारी स्लिट्स से डिफ्रैक्शन। ये बात समझ में आ गई, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन नहीं है, एक स्लिट नहीं है, आप देख सकते हैं बेतहाशा स्लिट्स हैं। डबल स्लिट 2 भी नहीं है, 2 से भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन, दिस इज योर आंसर। नंबर 37 में कह रहा है 2 सोर्सेज जो हैं लाइट के, उनको हम कब कोहेरेंट कहेंगे। तो अगर आप यंग डबल स्लिट वाली वीडियो देखें तो उसमें मैंने बड़ा तफसीली एक्सप्लेन किया इस बात को कि याद रखिएगा 2 सोर्सेज उस वक्त कोहेरेंट होते हैं जब उनमें से निकलने वाली जो लाइट होती है उनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो। तो फ्रीक्वेंसी कह लें या वेवलेंथ कह लें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किसी भी वेव के अंदर क्या होती है, उसकी स्पीड इज इक्वल टू हमारे पास फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ होती है। चलिए फ्रीक्वेंसी को मैं एफ लिख देता हूं, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ होती है। तो सेम फ्रीक्वेंसी हो या सेम वेवलेंथ हो, ये कंडीशन है किस चीज के लिए, 2 सोर्सेज के आपस में कोहेरेंट होने के लिए। सो हमारे पास जो ऑप्शन लिखा हुआ है, दे प्रोड्यूस वेव ऑफ द सेम वेवलेंथ, यानी सेम वेवलेंथ की वेव प्रोड्यूस करती हैं, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर वो कह रहा है कि दे हैव सेम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, नो। तो सीधा सा ऑप्शन है जो सीधा सीधा लिखा हुआ है, दे प्रोड्यूस वेव ऑफ द सेम वेवलेंथ। तो वो जो लाइट की वेव प्रोड्यूस करेंगी दोनों सोर्स, उनकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, दिस इज द कंडीशन। ओके, तो नंबर 38 के अंदर वो हमसे कह रहा है इफ वी नैरो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्लिट। अब ये जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हमने इस तरीके से 2 स्लिट बनाई थी। इन 2 स्लिट के दरमियान अब डिस्टेंस ये देखें यहां से यहां तक है, लेकिन अगर मैं स्लिट यहां पे बनाता हूं, ऐसे कर लेता हूं, ये स्लिट बनाता हूं, तो दोनों स्लिट S1 और S2 के दरमियान डिस्टेंस जितना कम करूंगा, याद रखिएगा जो भी फ्रिंज बन रही होगी, अगर पहले फ्रिंज की विड्थ ये थी तो अब फ्रिंज की विड्थ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो फ्रिंज की विड्थ क्यों ज्यादा हो रही है, बिकॉज ऑफ द डिफ्रैक्शन। याद रखिएगा जितनी हम दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम करेंगे उतनी उसकी जो विड्थ होती है, जो फ्रिंजेस बनती है उनकी जो विड्थ होती है वो ज्यादा हो जाती है। सो द ऑप्शन इज इंक्रीज। ठीक है, फ्रिंजेस विड्थ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ओके, नंबर हमारे पास 39 के अंदर वो हमसे पूछ रहा है, कह रहा है द पॉइंट टू विच द लाइट रेज आर ब्रॉट टू फोकस इज कॉल्ड। भाई जब लाइट जो है वो फोकस हम कराते हैं, किसी टॉर्च में भी अगर हम बात कर लें तो वो कौन सा होगा, तो जाहिर सी बात है अब सेंटर ऑफ मास नहीं हो सकता, सेंटर ऑफ कर्वेचर
ऑप्टिकल सेंटर, ये सारे वो पॉइंट है जहां आपको पता है कि अगर आपने रे डायग्राम पढ़ी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जवाब नहीं हो सकते हमारे पास। वो है प्रिंसिपल फोकस। जब हम फोकस पे लेकर आते हैं तो तमाम लाइट रेज क्या हो जाती हैं, दे बिकम पैरेलल। तो अगर हमें कहीं पे लाइट को फोकस कराना है, बजाय ये कि लाइट को फैलाने के, लाइट की एक बीम बनानी है, फोकस कराना है, तो हमें उसको प्रिंसिपल फोकस पे रखना पड़ेगा। फोकस पे रखेंगे, ऑल लाइट बीम बिकम पैरेलल। ओके, सो द ऑप्शन इज प्रिंसिपल फोकस। इसका ऑप्शन है प्रिंसिपल फोकस। तो नंबर 40 जो है हमारे पास कह रहा है इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस इज 6, उसकी मैग्निफिकेशन हमारे पास 6 हो, एंड द इमेज डिस्टेंस इज, इमेज का जो डिस्टेंस है उसे क्यू कहते हैं, वो 24 सेंटीमीटर हो हमारे पास। तो देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी कहलाता है। कह रहा है वो बताइए वो कितना होगा। आप जानते हैं कि मैग्निफिकेशन होता है क्यू अपॉन पी, तो ये है हमारे पास 6, जिसमें से क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 24। तो 6 पी को उधर ले जाएं, 6 को यहां ले आएं, तो 24 अपॉन 6 इज इक्वल टू पी, 6 1 6 एंड 6 4 सो इज 4 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर। सो द ऑप्शन इज 4 सेंटीमीटर। मेरा ख्याल है आसान सा न्यूमेरिकल है, समझ में आ गया होगा। ओके, नंबर 41 के अंदर वो हमसे कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज, ये तो मेरा ख्याल है मैट्रिक से पढ़ते आए हैं कि दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ हो हमारे पास, अगर हम इस तरीके से एक वेव बना लेते हैं तो आप ये बात जानते हैं एक के बाद दूसरा क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वेवलेंथ, या एक ट्रफ के बाद जो दूसरा ट्रफ फौरन आ रहा है, कंसेक्यूटिव का मतलब है उसके फौरन बाद जो आ रहा है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहला रहा है। सो द ऑप्शन इज वेवलेंथ। ठीक है, 42 में कह रहा है टू रिप्लेस ए ब्राइट फ्रिंज बाय द नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज। एक ब्राइट फ्रिंज हमने देखी, उसके बाद दूसरी जो फौरन नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज आएगी, उसके लिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर के मिरर को कितना मूव करना पड़ेगा। तो अगर हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर का कितना मिरर मूव करते हैं, ये डेल्टा एक्स का मतलब होता है, इसको हम लिखते हैं मिरर मूव्ड। ओके, सो कितना मिरर को मूव करते हैं, इसका फॉर्मूला है m लैम्डा बाय 2। सो लैम्डा बाय 2 टाइम्स हमने मिरर को मूव करना होता है। तो अगर हम लैम्डा बाय 2 मिरर को मूव करेंगे तो हमें एक ब्राइट के बाद दूसरी ब्राइट मिलेगी, या मुझे ये कहना चाहिए एक डार्क के बाद दूसरी डार्क मिलेगी। ये भी याद रखिएगा अच्छी तरीके से। मतलब अगर इस एमसीक्यू को कह दे टू रिप्लेस ए डार्क फ्रिंज बाय द नेक्स्ट डार्क फ्रिंज, फिर भी लैम्डा बाय 2 हमने मिरर को मूव करना है, बी केयरफुल। और अगर हम यानी ब्राइट के बाद, एक ब्राइट के बाद अगली डार्क को देखना चाहते हैं तो हमें लैम्डा बाय 4 मूव करना पड़ेगा मिरर को। लेकिन अगर हम एक ब्राइट के बाद नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज देखना चाहते हैं तो मिरर को लैम्डा बाय 2 मूव करते हैं, या एक डार्क फ्रिंज के बाद नेक्स्ट डार्क फ्रिंज को देखना चाहते हैं, सो लैम्डा बाय 2 इज द आंसर। और ये फॉर्मूले के अंदर है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी पूरी थ्योरी है, उस थ्योरी के अंदर है, और जहां पर माइकलसन इंटरफेरोमीटर के टॉपिक के एंड में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, उससे ऊपर के पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे तो उसने लैम्डा बाय 4 के बारे में डिस्कशन की है। सो एक ब्राइट के बाद दूसरी डार्क लैम्डा बाय 4, तो एक ब्राइट के बाद दूसरी ब्राइट, या एक डार्क के बाद दूसरी डार्क लैम्डा बाय 2। नाउ यहां तक जाके मैंने सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर लिया आप लोगों से। आप लोग अगर इस पूरी वीडियो को देख रहे हैं, जिस एमसीक्यू में अगर आपको कोई अभी भी कोई कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने तमाम कोलीग्स के साथ। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।